नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आए हूँ एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज की वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। BA 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के नोट्स यूनिट सेकंड क्वेश्चन सेकंड। इससे पहले मैं फर्स्ट यूनिट की वीडियो बना चुका हूँ। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि वाणिज्यिक क्रांति से आप क्या समझते हैं और इसके उत्थान के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। अगर इसकी PDF फाइल चाहिए तो लास्ट में बताऊंगा कहां से मिलेगी दोस्तों पूरे नोट्स की। कि 16वीं 17वीं शताब्दी की वाणिज्यिक क्रांति के प्रसार को समझने के लिए यूरोप की अर्थव्यवस्था में एक साथ हो रहे अनेक परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। इस काल में यूरोप में स्थानीयता का अंत हो रहा था और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही थी। भौगोलिक खोजों के साथ ही समुद्र पारीय व्यापार में भी अप्रत्याशित व्यापार में वृद्धि हो रही थी। अप्रत्याशित व्यापार में वृद्धि हो रही थी, जिस कारण यूरोप में मुद्रा व विनिमय में तीव्रता, बाजारों का विकास, नए व्यापारिक संगठनों का उदय हो रहा था जो अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान कर रहे थे। एक दूसरे को प्रभावित करने वाली इन गतिविधियों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है। वाणिज्य क्रांति के उदय के क्या कारण है दोस्तों? सबसे पहला है अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि। कि 16वीं 17वीं शताब्दी के यूरोप की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस काल में यहाँ पर ऐसी राष्ट्रीय राज्यों का उद्भव हो रहा था जिनमें आर्थिक विकास की दृष्टि से काफ़ी भिन्नता थी, परंतु साथ ही यह भी देखने योग्य बात है कि इन इकाइयों अथवा क्षेत्रों के बीच व्यापार में नियमित और अधिक स्थायी संपर्क कायम हो रहे थे। इस प्रकार यूरोप में अंतर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हो रही थी। सेकंड है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। कि 1500 ईस्वी के आसपास भूमध्य सागरीय क्षेत्र प्राय आत्मनिर्भर था। इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख उत्तरी इटली का क्षेत्र था। इटली के नगरों में आबादी घनी और व्यापार समृद्ध था। इस क्षेत्र से व्यापार मार्ग पूर्व में एशियाई देशों और उत्तर में मध्य पश्चिमी यूरोप तक जाते थे। पूर्वी देशों में से मसाले लाए जाते थे। इन क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों का भी बहुत अधिक व्यापार होता था। इनमें अनाज, फल, शराब, चीनी, मछली शामिल थे। व्यापार की अन्य वस्तुओं में कपड़ा, रेशम, कपास, चमड़ा आदि प्रमुख थे। भौगोलिक खोजों के उपरांत इन क्षेत्रों का आर्थिक पतन हो गया। धीरे धीरे व्यापार की दिशा भी बदल गई। अब इंग्लैंड व नीदरलैंड में बना माल इस क्षेत्र के नगरों में आने लगा। सेकंड है मध्य यूरोपीय क्षेत्र। कि मध्य यूरोप के क्षेत्रों में जर्मनी, फ्लैंडर्स ये क्षेत्र प्रमुख थे। मध्य यूरोप में चांदी, तांबे जैसे खनिज पदार्थों की कीमती खाने थी। इसका व्यापार भी धातु और धातु पात्रों पर आधारित था। 16वीं सदी में इस उत्पादन का विस्तार हुआ। धीरे धीरे खनिज पदार्थों के विकास का केंद्र एंटवर्प बनने लगा। एंटवर्प में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थापना हुई। अन्य बहुत सी वस्तुएं भी यहां पहुंचने लगी, परंतु 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में भी पतन होने लगा। जहां धार्मिक संघर्षों ने इसे बर्बाद किया, वहीं जहाजरानी व्यापार के प्रसार ने भी इसे प्रभावित किया। इंग्लैंड व नीदरलैंड ने इटली के व्यापारिक क्षेत्र पर घुसपैठ बना ली। थर्ड है बाल्टिक सागर क्षेत्र। कहते बाल्टिक क्षेत्र उत्तरी यूरोप का अन्न भंडार था। पश्चिम यूरोप में जनसंख्या बढ़ने के कारण यहां से अनाज निर्यात होने लगा तथा बदले में यहां के जमींदार पश्चिमी यूरोप में बना कीमती सामान और आम उपयोग की वस्तुएं खरीदते थे। समुद्री मार्ग के व्यापार में बाल्टिक क्षेत्र में अपनी जर्मनी के हैंसलिग तथा डच व्यापारियों की प्रतियोगिता चली। 15वीं शताब्दी में हैंसलिग इस प्रतियोगिता में हावी रहा क्योंकि वह बाल्टिक सागर के ज़्यादा समीप था।
परंतु 16वीं शताब्दी में हॉलैंड ने अपनी व्यापारिक शक्ति बढ़ा ली और उसने हेसलिंग को हरा दिया। अब वहाँ डच व्यापारी अनाज और मछली दोनों के व्यापार में अग्रणी हो गए। धीरे धीरे इंग्लैंड का व्यापार बढ़ने लगा और उसने भी क्षेत्र में अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ा दी। 1550 के बाद रूस के साथ इंग्लैंड का व्यापार बढ़ने लगा। इंग्लैंड यहाँ पर कपड़े का निर्यात और इमारती लकड़ी व अन्य वस्तुएं आयात करने लगा। अब आता है फोर्थ पॉइंट, अटलांटिक क्षेत्र की 16वीं सदी के दौरान यह क्षेत्र व्यापार की दृष्टि से भूमध्य सागरीय क्षेत्र व पूर्वी क्षेत्र से पूरी तरह जुड़ गया। यहाँ व्यापार की वस्तुओं में कपड़ा, मछली, शराब, नमक, रोजमर्रा काम में आने वाली वस्तुएं आदि थी। अटलांटिक क्षेत्र तथा यूरोप के अन्य स्थानीय व्यापार में सबसे अधिक सक्रिय उत्तरी जर्मनी के व्यापारी थे, परंतु 16वीं शताब्दी में डच और अंग्रेज व्यापारियों ने इसका स्थान ले लिया और धीरे धीरे अटलांटिक क्षेत्र व्यापार में अग्रणी हो गया। एंटवर्प, दक्षिणी जर्मनी, इटली आदि व्यापार व वाणिज्य में पिछड़ने लगा। अतः एंटवर्प का स्थान एम्स्टर्डम और लंदन ने ले लिया। अब है बी पार्ट, समुद्री पारीय व्यापार, समुद्र पारीय व्यापार। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप में समुद्र पारीय व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। शुरू में स्पेन, पुर्तगाल ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 15वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली समुद्री मार्गों की खोज में निकले। वास्को डी गामा द्वारा भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज के बाद उन्होंने पूर्वी देशों के व्यापार पर एक अधिकार कर लिया। बाद में पूर्वी देशों के साथ व्यापार में डच, अंग्रेज भी आगे आए। एशिया से ये देश मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कपड़े का आयात करते थे, बदले में सोना चांदी देते थे। इसी प्रकार स्पेन के कोलंबस द्वारा नई दुनिया की खोज में समुद्र पारीय व्यापार को आश्चर्यजनक रूप से बढ़ा दिया। स्पेन ने वहां पर अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए। अमेरिकी महाद्वीप से मूल्यवान धातु यानी सोना चांदी यूरोप आने लगी। दूसरा, यूरोप से कपड़ा, घरेलू फर्नीचर, उपकरण, शराब, रोजमर्रा के उपभोग का सामान अमेरिका भेजा जाता था। धीरे धीरे समुद्र पारीय व्यापार में भी हॉलैंड और इंग्लैंड ने अपना प्रभाव विकसित कर लिया। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और हॉलैंड की 1602 ईस्वी में बनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने महासागरीय व्यापार में पुर्तगाल के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इस प्रकार 16वीं 17वीं शताब्दी के काल में यूरोप का अन्य यूरोप महाद्वीप से नियमित व्यापार शुरू हुआ और इस बढ़ती हुई व्यापारिक गतिविधियों से नई विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। सी पार्ट है, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की अंतर क्षेत्रीय व्यापार के विकास, समुद्र पारीय व्यापार के प्रसार, अमेरिकी सोना चांदी की आमद आदि ने यूरोपीय अर्थतंत्र व वित्त व्यवस्था को तेज गतिशीलता प्रदान की। अतः वाणिज्य क्रांति में तेजी आई। पहला पॉइंट है मुद्रा प्रणाली का विकास कि भूमध्य सागरीय व्यापार के विस्तार के साथ ही मुद्रा प्रणाली का भी अधिक प्रसार हुआ। 14वीं शताब्दी तक इटली, स्पेन, पर्सिया, इंग्लैंड, हॉलैंड आदि में स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हो गया था। राष्ट्रीय खोजों की स्थापना से मुद्रा प्रणाली को बल मिला। अनेक शासकों ने सिक्के जारी करने आरंभ कर दिए। इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ ने मुद्रा प्रणाली में सुधार किया। मुद्रा के प्रसार ने परंपरागत वस्तु विनिमय को कमजोर किया। वस्तुओं की कीमतें नकदी खरीद फरोख्त से व्यापार को बढ़ावा मिला। सेकंड है नई वित्तीय प्रणाली व आधुनिक बैंक। कहते हैं मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ व्यापारिक लेन देन में नई वित्तीय विधियों का भी प्रचलन शुरू हुआ। खरीद फरोख्त में उधार की सुविधाओं का विकास हुआ। इन वित्तीय प्रणालियों के विकास ने व्यापार वाणिज्य को आसान बना दिया। अब खरीदने के लिए मुद्राओं को साथ ले जाने की आवश्यकता समाप्त होने लगी। नई वित्तीय प्रणाली के विकास में आधुनिक बैंक प्रणाली ने अत्यधिक सहयोग प्रदान किया। शुरू में इटली ने फ्लोरेंस के मेडिसी परिवार ने
बैंक स्थापित किया, जिसकी शाखाएं यूरोप के सभी प्रमुख नगरों में फैलने शुरू हो गई। धीरे धीरे यूरोप की सरकारों ने बैंक की स्थापना की। थर्ड है संचार व परिवहन के साधनों में सुधार। कहते हैं इस काल में बढ़ते व्यापार अथवा व्यापार संबंधी सूचनाओं के लिए संचार व परिवहन में सुधार लाना आने लगा। डाक सेवाएं सुधरने लगी। 1600 ईस्वी तक यूरोप के सभी प्रमुख नगर डाक सेवाओं से जुड़ चुके थे। इससे व्यापार वाणिज्य के समाचार आसानी से मिलने लगे, परंतु परिवहन सेवाओं में अभी सीमित सुधार ही हो सका था। वर्षा व बर्फबारी के मौसम में स्थानीय यातायात अस्त व्यस्त हो गया जाता था। हाँ, समुद्र मार्ग से व्यापार के लिए इंग्लैंड व नीदरलैंड हल्के जहाज बना लिए थे। अतः 16वीं-17वीं शताब्दी में यूरोप की अर्थव्यवस्था में अनेक परिवर्तन हो रहे थे, जिससे वाणिज्य क्रांति का प्रसार हो रहा था। चौथा पॉइंट है वितरण में परिवर्तन, बाजारों का विकास। 16वीं-17वीं शताब्दी में वितरण में भी विशेष परिवर्तन आने लगे। इससे पहले यूरोप से व्यापारिक मेलों का प्रचलन था। उसके बाद साप्ताहिक हाट बाजार लगने लगा और मेलों में कमी आई। धीरे धीरे अधिक व्यापार व स्थायी बाजार बनने लगे। अब ये बाजार स्थायी रूप से मेले जैसा काम करने लगे। इन बड़े बड़े नगर बाजारों में खुले बाजारों से हटकर व्यापार माल गोदाम में होने लगा। माल बेचने के लिए नीलामी होने लगी, थोक व्यापार बढ़ने लगा। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, मैं पूरे नोट्स की पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।